स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएच स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। तो ये तीन महाद्वीपों में फैला वो साम्राज्य रोमन साम्राज्य है, जिसका जो फैलाव है मैंने अभी आपको बता दिया। इसका जो फैलाव है तीन महाद्वीपों में तक है, ठीक है। और ये जो रोमन साम्राज्य था, अब आप सोचोगे कि इतना बड़ा इसका साम्राज्य था, ठीक है, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, तो आप सभी के मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि इतने बड़े साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ। तो इन सबको आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और ये जो चैप्टर है आपका रोमन साम्राज्य, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा, ताकि हम जो है उसका आंसर दे सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल का नाम है बीएच स्टडी पॉइंट, और एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी साम्राज्य के बारे में जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में बेसिकली हम चार चीज़ें पढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें? तो अगर हम किसी भी इतिहास में किसी भी साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो या फिर किसी भी शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम चार चीज़ें पढ़ते हैं मुख्यतः। कौन कौन सी चीज़ें? पहले पढ़ते हैं हम उस साम्राज्य का या फिर उस जो शासक हैगा उसके आर्थिक स्थिति के बारे में। ये जो रोमन साम्राज्य था, जैसे कि कोई भी साम्राज्य हैगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, उसकी अर्थव्यवस्था का जरिया किस प्रकार का था, उसकी आर्थिक विस्तार किस प्रकार का हुआ था। फिर हम पढ़ते हैं उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में, यानी कि जो सत्ता का जो संचालन हो रहा था, जो प्रशासन चलाया जाता था, वो किसके द्वारा चलाया जाता था, और जो वास्तविक सत्ता का जो केंद्र था वो कौन था। फिर हम पढ़ते हैं उसके सामाजिक स्थिति के बारे में, उस साम्राज्य के या फिर उस शासक के सामाजिक स्थिति के बारे में, कि वो जो साम्राज्य था उसमें समाज की हालत किस प्रकार की थी, लोगों को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में। किसी भी साम्राज्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसकी भौगोलिक स्थिति को भी जानना जरूरी है, कि वो वर्तमान में वो कहाँ पर हैगा, वो साम्राज्य कहाँ पर वो था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं इतिहास में। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता था तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप जो है इन सब चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो आपको जो है चैप्टर काफ़ी ईजिली समझ में आएगा, कि बस आपको पूरा इतिहास नहीं पढ़ना होता है, बस आपको मुख्यतः उन चार चीज़ों को पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया हैगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रोमन साम्राज्य है उसके बारे में भी हम कुछ बातें जानेंगे, कि रोमन साम्राज्य की जो राजनीतिक विशेषता थी वो क्या थी, वहाँ पर जो सत्ता का जो संचालन किया जाता था, सत्ता पर जो नियंत्रण था वो किसका था, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, वहाँ का जो आर्थिक विस्तार था वो किस प्रकार का होता था, वहाँ पर व्यापार किस प्रकार से होता था, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। फिर हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य के सामाजिक स्थिति के बारे में, कि रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी। फिर हम बात करेंगे इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में, कि रोमन साम्राज्य वर्तमान में कहाँ पर रहेगा, और इसका जो व्यापार होता था, इसका भौगोलिक स्थिति से क्या लेन देन है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो आपका तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, इसके बारे में हमने बता दिया है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हमें इसके भौगोलिक कारक, भौगोलिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं, सामाजिक यानी महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी, और जब ये इतना बड़ा तीन महाद्वीपों में फैला हुआ इतना बड़ा साम्राज्य है, तो इसका पतन आखिर किस प्रकार होता है इसको भी हम जानेंगे। और तो और इसका आरंभिक काल किस प्रकार का था, यानी इसकी स्टार्टिंग किस प्रकार होती है, उसको भी आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो रोमन साम्राज्य, आपको यहाँ पर रोमन साम्राज्य दिख रहा होगा, ठीक है, वर्ल्ड के मैप पर। तो आपको यहाँ पर रोमन साम्राज्य दिख रहा होगा, ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका रोमन साम्राज्य है, ठीक है, ये रोमन साम्राज्य है आपका। तो आपको मैप के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इसके महाद्वीपों के बारे में, ठीक है। तो आपको ये जो भाग दिख रहा है इसको कहा जाता है उत्तरी अमेरिका, नीचे वाले को कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका, इधर वाले को कहा जाता है ये जो आपको इस आकृति का दिखाई दे रहा है महाद्वीप, इसे कहा जाता है अफ्रीका। इधर वाला है आपका ऑस्ट्रेलिया, और जो आपको इतना बड़ा भूभाग दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है एशिया, एंड आपका ये वाला है यूरोप, ठीक है। तो आपको कॉन्टिनेंट के बारे में इतना पता होना चाहिए, महाद्वीपों के बारे में पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं ये जो रोमन साम्राज्य है इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था तीन महाद्वीपों में फैला हुआ ये एक बड़ा सा साम्राज्य है। तो इसका तीन विस्तार कौन कौन सा आएगा इसको हम जान लेते हैं। आपको ये जो रेड पोर्शन में दिख रहा है ये आपका रोमन साम्राज्य है। इसको जरा अभी हम जूम करके देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रोमन साम्राज्य है इतना बड़ा है, ये आएगा आपका यूरोप, ये आपका पूरा यूरोप है, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, ये उत्तरी अफ्रीका है। और ये आएगा आपका पश्चिमी एशिया, ये आपका आएगा पश्चिमी एशिया। तो आप देख सकते हैं इसका जो फैलाव था वो काफ़ी ज़्यादा अधिक था। सॉरी, ये पूर्वी एशिया है, तो पूर्वी एशिया तक जो है
इसका 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ और भी तथ्य बताना चाहूँगा। ये जो यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, ये जो यूरोप महाद्वीप है और ये जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इन दोनों महाद्वीपों को जो अलग करने वाला जो सागर है उसे कहा जाता है भूमध्य सागर, जो कि आपको जो है यहाँ पर दिखाई देगा, यह आपका आएगा भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर है आपका। ठीक है, तो उस समय ये जो भूमध्य सागर था ये रोमन साम्राज्य का हृदय था। हृदय का मतलब ये रहता है कि उस समय जो है इसी सागर के द्वारा रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का संचालन होता था, इसका आर्थिक विकास होता था, क्योंकि जो भी साम्राज्य था पहले के जमाने में उनका जो अधिकतम व्यापार होता है वो नदियों के द्वारा ही होता था। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है आपका भूमध्य सागर है, जो कि उस समय जो है रोमन साम्राज्य का हृदय कहलाता था। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा ये जो सागर है इसे कहा जाता है काला सागर, इसे कहा जाता है काला सागर। और इस काले सागर के आगे आपको दिखेगा कैस्पियन सागर। ठीक है, तो ये आपको सागरों के बारे में भी पता चल गया होगा। तो अब बात करते हैं रोमन साम्राज्य के भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो आपने मैप में तो देख लिया कि यह कहाँ पर है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं। तो अब मैंने आपको मैप में बता दिया था कि ये आपका मैप में कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका यूरोप का और पूर्वी एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक इसका फैलाव था। मैंने आपको बता रखा है कि ये जो रोमन साम्राज्य है इसका जो फैलाव है बहुत ही ज़्यादा है क्षेत्रफल में। और तो और इसमें जो मुख्य नदियाँ थी वो 2 नदियाँ थी, राइन नदी और डैन्यूब नदी। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये किस प्रकार जो है रोमन साम्राज्य के जो है सीमाओं का निर्धारण कर रही थी। ठीक है, तो जो रोमन साम्राज्य था ये दूर दूर तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य था। मैंने अभी आपको बता दिया था, जिसका फैलाव देखा जाए आज के समय में तो आज का जो यूरोप है, आज का जो पश्चिमी एशिया है, ठीक है, और उत्तरी अफ्रीका तक जो है इसका फैलाव था। ठीक है, कितना बड़ा ये साम्राज्य था। उत्तर दिशा में रोम साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण 2 महानदियों के द्वारा किया जा रहा था। कौन कौन सी? तो राइन नदी और डैन्यूब नदी। ये जो है आपकी राइन नदी और यहाँ पे आएगी डैन्यूब नदी। तो ये थी रोम साम्राज्य की 2 महान नदियाँ, ठीक है, जो कि रोमन साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण कर रही थी। 5वीं शताब्दी में जो रोमन साम्राज्य था ये छिन्न भिन्न होना शुरू हो गया था। अभी हम बात करेंगे कि रोमन साम्राज्य का पतन किस प्रकार होता है, उसको हम आगे जानेंगे। तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, इन दोनों को अलग करने वाला सागर के बारे में मैंने आपको बता रखा है। इन दोनों को अलग करने वाला जो सागर है वो भूमध्य सागर है। और उस समय यही भूमध्य सागर जो था ये रोमन साम्राज्य का हृदय था। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा जो है अधिकतम व्यापार रोमन साम्राज्य में होता था। कैस्पियन सागर के दक्षिण से लेकर कैस्पियन सागर, यानी मैंने आपको बता रखा वर्ल्ड मैप में यहाँ पर, तो कैस्पियन सागर से दक्षिण से पूर्वी अरब तक का, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है ये अरब का इलाका है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो पूरा इलाका था ये पूरा ईरानी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यानी यहाँ पर जो है ईरानी लोग शासन किया करते थे, जिन्होंने जो पहले तो पारसियाई थे, ठीक है, और बाद में जो है इन्होंने अपने आप को ससानी राजवंश कहा। ठीक है, ससानी राजवंश के लोग कहा, और इन्होंने ही जो है रोमन साम्राज्य का पतन किया। इन्होंने ही जो है रोमन साम्राज्य पे बार बार आक्रमण किए और परिणाम ये निकला कि रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है और रोमन साम्राज्य के जो लोग होते हैं उन्हें अपनी भूमि को छोड़कर जाना पड़ता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो अब बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में, या फिर इसका आरंभिक काल। तो इसका आरंभिक काल किस प्रकार से स्टार्ट होता है? तो जब भी हम रोमन साम्राज्य को पढ़ेंगे तो उसके काल को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है हमारा पूर्ववर्ती काल, ठीक है, और दूसरा है हमारा परवर्ती काल। अब आप पूछोगे सर ये पूर्ववर्ती और परवर्ती काल क्या होता है? तो रोमन साम्राज्य का मैंने अभी बताया था, इसके काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। परवर्ती मतलब होता है कि पहली शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी तक का जो काल था उसे कहा गया है पूर्ववर्ती काल, और चौथी शताब्दी से लेकर जो 7वीं शताब्दी तक का जो काल है उसे कहा गया है परवर्ती काल। इसके बीच में जो तीसरी शताब्दी का जो काल आता है इसे कहा गया है रोमन साम्राज्य में संकट का काल। क्यों? क्योंकि इसी शताब्दी से जो है रोमन साम्राज्य में संकट आना स्टार्ट हो जाता है, और तो और जो रोमन साम्राज्य का जो पतन होता है वो इधर ही से ही स्टार्ट हो जाता है। और तो और ये जो मैंने आपको बताया था परवर्ती काल, तो इसी की जो अंतिम शताब्दी है 7वीं शताब्दी, तो 7वीं शताब्दी तक आते आते जो है पूरा रोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है, यानी पूरा उसका पतन हो जाता है। तो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो तीसरी शताब्दी है इसे कहा जाता है संकट का काल। तो इसकी राजनीतिक स्थिति को भी समझ लेते हैं, इसकी राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो रोमन साम्राज्य की बात की जाए तो रोमन साम्राज्य में प्रशासनिक कार्य, यानी कि जो भी शासन से संबंधित जो भी कार्य होते थे उसमें 2 ही भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, लातिनी और यूनानी। जो लातिनी भाषा थी ये मैंने आपको बता रखा है, ये जो रोमन साम्राज्य है इसके ये जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है लातिनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, और ये इसका पूर्वी भाग है वहाँ पर जो है यूनानी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है रोमन साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य है। इसके कारण यहाँ पर जो है काफी ज्यादा सांस्कृतिक दृष्टि से काफी ज्यादा यहाँ पर विविधता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अब जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतने ज्यादा लोग रहेंगे, और जितने ज्यादा लोग रहेंगे तो वो अपने अलग अलग संस्कृति धर्म को अपनाएंगे और अलग अलग भाषाएं बोलेंगे, जिस प्रकार से और जिसके कारण जो है रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। तो ये वही लिखा है, मैंने दोबारा रिपीट कर दिया इसे। तो ये था रोमन साम्राज्य की जो है राजनीतिक और राजनीतिक विशेषताओं के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो रोमन साम्राज्य था इसका स्टार्टिंग किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसका कहानी बताता हूँ मैं आपको। तो ये जो रोमन साम्राज्य जो कि आपको यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा साम्राज्य है। तो यहाँ पर जो सत्ता का जो संचालन किया जाता था वो किया जाता था सेनेटों के द्वारा। अब आप पूछोगे सर ये सेनेट क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये जो सेनेट है, सेनेट बेसिकली एक संस्था होती थी। बेसिकली एक संस्था होती थी। किसकी संस्था होती थी? तो ये जो है जो भी रोमन साम्राज्य में जितने भी अमीर और अभिजात वर्ग के जो लोग थे उनकी एक संस्था होती थी। किसकी? अमीर लोगों की। ठीक है, जो जिसके द्वारा जो है सत्ता का संचालन किया जाता था, और जो है सत्ता पर जो नियंत्रण था वो सेनेटों का ही था। सेनेट ही थे जो कि इस इतने बड़े साम्राज्य को चलाते थे। ठीक है, तो बात आती है कि 527 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक का काल। मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में कि जो ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का जो काल है उसे कहा जाता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के जो बाद का जो भी काल है यानी समय है उसे कहा जाता है ईसवी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो काल दिखाई दे रहा है आपको 527 ईसा पूर्व से, यानी ईसा मसीह के 527 साल पहले से और ईसा मसीह के 27 साल बाद का ये जो काल था, तो इस काल में जो है रोमन साम्राज्य में क्या क्या घटनाएं घटी उसके बारे में जान लेते हैं। तो उस समय जो है रोमन साम्राज्य में काफी ज्यादा रोमन साम्राज्य जबकि इतना बड़ा साम्राज्य था तो इसलिए बहुत से राजाओं ने जो है इसको तोड़ने के लिए या फिर इस पे कब्जा करने के लिए बहुत से आक्रमण किए इस पे। तो बहुत ज्यादा जो है 527 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व के बीच में रोमन साम्राज्य पे जो है हर तरफ से जो है आक्रमण किए गए। लेकिन जो रोमन साम्राज्य था ये खंडित नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर जो लोग थे और ये जो सत्ता का संचालन किया जाता था सेनेटों के द्वारा, इन्होंने जो है इनका मुकाबला किया और रोमन साम्राज्य को जो है गुलाम बनने नहीं दिया। तो यहाँ पर तो इनका पतन नहीं होता है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था 527 से लेकर 27 ईसा पूर्व तक जो है रोमन साम्राज्य में अनेक युद्ध होते हैं। तो अनेक युद्ध होंगे तो यानी कि उस समय का जो काल था वो अशांति का काल कहलाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा युद्ध होते थे और यहाँ पर अशांति फैली हुई थी। तो ये जो अशांति थी ये काफी ज्यादा समय तक नहीं थी। तो अभी तक आपने देखा कि रोमन साम्राज्य में जो है सेनेटों के द्वारा शासन चलाया जाता था और जितने भी आक्रमणकारी आए इस पे शासन करने के लिए तो उन्होंने इस पे आक्रमण नहीं कर पाए। तो सेनेटों ने जो है उन्हें अच्छी धूल चटाई। लेकिन जब 27 ईसा पूर्व की बात आ जाती, ठीक है, तो 27 ईसा पूर्व में जो है जूलियस सीजर का जो दत्तक पुत्र जिसका नाम था ऑस्ट्रवेगियन, ठीक है, तो ऑस्ट्रवेगियन ने जो है रोमन साम्राज्य पे अपनी सेना के साथ जो है कब्जा कर लिया था और रोमन साम्राज्य का सम्राट बन गया था। तो रोमन साम्राज्य का जब ये सम्राट बना तो इसने अपने जो भी इसने राज्य स्थापित किया, यानी अपने सम्राट को अपने साम्राज्य को जो है इसने क्या नाम दिया? इसने अपने साम्राज्य को नाम दिया प्रिंसिपेट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपेट क्या होता है। ये जो सम्राट जो ऑस्ट्रवेगियन था, ठीक है, तो उसने रोमन साम्राज्य पर जब हमला किया, जब उसको जीत लिया तो उसके द्वारा जो उसने अपना राज्य स्थापित किया यानी जो अपना साम्राज्य स्थापित किया उसे उसने नाम दिया प्रिंसिपेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो ऑस्ट्रवेगियन था इसने अपना बाद में नाम बदल के ऑगस्टस रख दिया। ठीक है, इसलिए अब इसे कहा जाता है सम्राट ऑगस्टस। तो ये जो सम्राट ऑगस्टस था जब ये शासन में आया तो इसने देखा कि ये रोमन साम्राज्य काफी ज्यादा बड़ा साम्राज्य है तो इसको अकेले नहीं चलाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो ऑगस्टस था उसने क्या किया, जो सेनेट जो कि पहले से ही सत्ता चलाते थे, जिस पर जो है पहले से सत्ता का नियंत्रण जो था वो सेनेटों का था, तो ऐसे में जो सम्राट था उसे प्रशासन का काम भी संभालना था। तो उसने अपना इस काम को निकालने के लिए जो है सेनेट को जो है भगाया नहीं, उसको मारा नहीं, उसको साम्राज्य से बहिष्कार नहीं किया उसका, क्योंकि हालांकि जो सम्राट था ऑगस्टस था वो जीत चुका था। तो हो सकता तो चाहे तो वो सम्राट को जो सेनेट थे उसको हटा सकता था, उसे मार सकता था, लेकिन सम्राट ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे जो है सत्ता का संचालन करना था। और जब ऑगस्टस सम्राट बना तो ये बहुत ही ज्यादा उसके लिए बड़ी समस्या थी कि इतने बड़े साम्राज्य को संभालना। तो इसलिए जो सम्राट ऑगस्टस था उसने क्या काम किया, उसने जो सेनेट थे, ठीक है, जो सेनेट थे उनको कहा कि आप जो है आप ही सत्ता का संचालन कीजिए, और अपने आप को इसने जो है एक छत्र शासक बताया, अपने आप को बिल्कुल एक आम नागरिक बताया। क्यों बताया? ताकि वो जो है सेनेटों से अपना काम निकलवा सके और तो और जो सत्ता का संचालन है वो किया जा सके, ठीक है, अच्छी तरीके से।
लेकिन सम्राट के बीच में अक्सर जो है सम्राट के बीच में और सेनेटों के बीच में टकराव बने रहते थे। क्यों बने रहते थे? क्योंकि जो सेनेट थे वो अपनी उंगलियों पे जो है सम्राट जो था वो अपनी उंगलियों पे सेनेट को नचाता था, यानी कि जो हुक्म कहता था वो उसको सेनेटों को वो मानना पड़ता था। ठीक है, हालांकि जो सत्ता का जो संचालन किया जाता था वो सेनेटों के द्वारा किया जाता था, लेकिन जो हुक्म चलाता था वो सम्राट ही चलाता था, क्योंकि ये जो है हारे हुए थे, सेनेट जो है हारे हुए थे। तो ऐसे में जो अगस्टस था उसको भी डर था कि क्या पता ये मुझे ही सत्ता से ना निकाल दे, जो मैं सम्राट बना हो तो कल को ये अपनी सेना लाके जो है मुझे ना मार दे। ठीक है, तो ऐसे में जो सम्राट की जो सेना थी, आइए मैं बात करूंगा जो सम्राट की जो सेना थी, तो क्या होता था, जो जो भी सत्ता का जो संचालन होता था वो सेनेटर के द्वारा चलाया जाता था। तो ऐसी स्थिति में तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती थी कि जो सेनेट होते थे वो कई बार जो है ना सम्राट के विरुद्ध चले जाते थे। तो ऐसे में क्या होता था, जो सम्राट था वो इनको शांत करने के लिए, यानी कि जो है इनको अपने सैनिकों को भेजते थे और इनको पिटवा देते थे। तो ऐसे में जो है सेनेटों के प्रति और सम्राट के प्रति काफी ज्यादा जो है संघर्ष चलता था, तनाव चलता था। तो ऐसे में जब ज्यादा विद्रोह होने लगा, जब ज्यादा सेनेटों ने जो है सम्राट का विद्रोह करने लगे, तो ऐसे में जो सम्राट था उसने क्या किया, इसी सेनेट में जो शासन चलाया जाता था सेनेटों के द्वारा, तो इसी शासन में जो है रोमन साम्राज्य के नागरिकों की बजाय, जो अमीर लोग थे उसकी बजाय जो है सम्राट ने क्या किया, इतालवी एक सेकंड इतालवी इतालवी लोगों को जो है इसने सेनेटों में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो साम्राज्य था ये इटली तक भी फैला हुआ था, मैंने आपको बता रखा है। तो इसका जो साम्राज्य था ये काफी बड़ा साम्राज्य था। तो ऐसे में जो भी सेनेट इसका विद्रोह करता था, इसका विरोध करता था, तो ऐसे में जो सम्राट था उसने इनकी जगह पे जो है इतालवी लोगों को बैठा दिया था सत्ता का संचालन करने के लिए। तो ऐसे में जो इतालवी लोग थे उन्हें जो है प्रशासन चलाने का उतना अनुभव था नहीं। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है बुक्स लिखना स्टार्ट की। जो इतालवी लोग थे उन्होंने बुक्स लिखना स्टार्ट की। किसके ऊपर बुक्स लिखी? तो उन्होंने लिखी बुक्स सम्राट और सेनेट के बीच में कि किस प्रकार के रिलेशन हैंगे, इनके ऊपर इन्होंने बुक लिखना स्टार्ट किया। जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो ये भी इतालवी लोगों के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। क्यों? क्योंकि जो इतालवी लोग थे किसके सदस्य थे, तो ये सेनेट के सदस्य थे। तो ये जो है ये बताते थे अपनी बुक में कि किस प्रकार जो है सेनेट सम्राट से जलता है और जो सम्राट है वो सेनेट से जलता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है इन्होंने अपनी बुक्स में अंकित की है। तो जब भी जब सेना होती थी, जब भी इसे वेतन चाहिए होता था या फिर सुख सुविधाएं चाहिए होती थी, तो ये जो सेना थी अपने सम्राट के पास जाती थी और सम्राट बोलता था कि जो सत्ता का जो संचालन किया जा रहा है वो सेनेटों के द्वारा किया जा रहा है, तो इनसे जाके जो है अपनी वेतन मांगिए। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि अगर कोई भी सेनेट जो है सम्राट के खिलाफ बोलता था तो सम्राट अपनी सेना को जो है इसको पिटवाने के लिए भेज देता था। तो ऐसे में जो है सेनेटों के प्रति और ये जो सेना थी उनके प्रति जो है काफी ज्यादा तनाव रहता था। काफी ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, सेनेट और सेना। तो ऐसे में क्या होती थी, जब भी ये अपना वेतन मांगने जाते थे तो ये जो सेनेट थे ये बहुत ही कम वेतन देते थे, क्योंकि जो है ये इन्हीं को मारते थे, इसीलिए बहुत ही कम वेतन देते थे। और इनके बीच में जो है काफी ज्यादा तनाव रहता था, काफी ज्यादा एक दूसरे से घृणा करते थे। तो ऐसे में जब 27 ईसा पूर्व में अगस्टस सम्राट बना रोमन साम्राज्य का, तो 27 ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी तक का जो काल माना जाता है उसे माना जाता है शांति का काल। क्योंकि इनके बीच में भले ही थोड़े बहुत तनाव हुए लेकिन कभी भी युद्ध नहीं हुए। तो इसलिए इस काल में जो है बिल्कुल भी युद्ध नहीं हुए, इसलिए इस काल को कहा जाता है शांति का काल। तो आई होप आपको इसकी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसकी कहानी समझ में आ गई होगी तो अब आपको समझना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हैंगे आपके सम्राट अगस्टस। तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो सम्राट अगस्टस हैंगे, ये जो प्रथम सम्राट अगस्टस जो कि 27 ईसा पूर्व में जो इन्होंने राज्य स्थापित किया, यानी जो रोमन साम्राज्य पे इन्होंने जब सम्राट बने रोमन साम्राज्य के, तो इसने अपने राज्य जो स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट का। अगस्टस एक छत्र शासक था और उसने अपने आप को जो है सत्ता का वास्तविक स्रोत बताया। ठीक है, परंतु उसने अपने आप को प्रमुख नागरिक भी बताया था। और ऐसा उसने जो है सेनेट को सम्मान देने के लिए किया था। जो सम्राट की जो मैंने आपको बताया था, जो इतालवी लोग थे वो बुक्स लिखा करते थे किसके ऊपर, सम्राट और सेनेटों के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर बुक्स लिखा करते थे। तो जो इतालवी लोग होते थे जो कि ये बुक्स लिखा करते थे, जिसकी बुक भी हम पढ़ रहेंगे, तो वो जो है एक सेनेट के सदस्य होते थे। तो इसलिए वो जो है सेनेट के ही पक्ष में लिखा करते थे वो कि जो भी सम्राट, तो सम्राट की जो परख होती थी वो इस बात से की जाती थी कि सेनेट के प्रति वो किस प्रकार का व्यवहार रखता है। अगर वो जो सम्राट है
अगर वो सेनेट के प्रति अच्छा व्यवहार रखता है तो उसे अच्छा सम्राट माना जाता था, और जो सम्राट सेनेट के प्रति बेकार व्यवहार रखता था, उनको जो है मारता पीटता था, तो उन्हें जो है बुरा सम्राट माना जाता था। ऐसा किसने कहा? इतालवी लोगों ने कहा। तो ये थे रोमन साम्राज्य में, जो मैंने अभी आपको बताया था, रोमन साम्राज्य में जो 3 मुख्य खिलाड़ी थे, वो इनमें से पहला था सम्राट। ठीक है, आपको ये नोट डाउन करना है। 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि रोमन साम्राज्य में राजनीतिक इतिहास के मुख्य 3 खिलाड़ी कौन कौन से थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड हैगा, वो आएगा हमारा सेनेट। तो सेनेट भी जो है राजनीतिक इतिहास के मुख्य खिलाड़ियों में से एक हैगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता हैगा। ये मैंने आपको बता रखा है, सेनेट क्या है? ये एक ऐसी संस्था है कि जिसमें कुलीन वर्ग या फिर जो अभिजात वर्ग, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं, उनका इसमें प्रतिनिधित्व होता हैगा, और ये ही जो है सत्ता का संचालन करते हैंगे। जो प्रशासन है वो इन्हीं के द्वारा चलाया जाता था। तीसरे नंबर पे आता है हमारा सेना। तो सेना के बारे में मैंने आपको बता दिया था। जो रोमन साम्राज्य में जो सेना होती थी वो व्यावसायिक सेना होती थी। इसका मतलब ये हैगा कि उन सैनिकों को जो है वेतन भी दिया जाता था, ठीक है, काम के बदले में। और जो सैनिक होते थे उन्हें कम से कम 25 साल तक जो है सेना में सेवा करनी पड़ती थी। चौथी शताब्दी में 6 लाख जो है सैनिक थे। जो सैनिक होते थे वो अपने अच्छी वेतन के लिए और सेवाओं के लिए जो है लगातार आंदोलन करते थे, और कभी कभी जो है वो विद्रोह भी करते थे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी वो विद्रोह करते थे तो वो जो है सैनिकों के पास जाते थे अपना वेतन मांगने के लिए, क्योंकि जो सत्ता का जो संचालन किया जाता था वो सेनेटों के द्वारा ही किया जाता था, और जो भी वेतन दिया जाता था वो सेनेटों के द्वारा ही सेना को दिया जाता था। तो ऐसे में सेनेटों में और सेना में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति घृणा थी, और जो सेनेट थे वो सेना से डरते भी थे, क्योंकि वही इन्हें मारते पीटते थे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो आपको ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा ये भी, कि रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी। आप किसी भी साम्राज्य के बारे में जब भी आप पढ़ते हो तो उसमें भी जो है आपको महिलाओं की स्थिति अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, तो जो रोमन साम्राज्य में जो एकल परिवार का सिस्टम था, यानी कि पुत्र, मान लो कि ये कोई फादर रहेगा, ठीक है, तो उसके बच्चे और उसकी वाइफ, बस ऐसा ही। दादा जो बच्चा होता था जब वो बड़ा हो जाता था तो वो अपनी शादी करके जो है अलग हो जाता था अपने माता पिता से। तो एकल परिवार का सिस्टम यहाँ पर चलता था। महिलाओं को कानूनी अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं को जो है अपने पति, महिलाएं जो होती थी वो अपने पति या फिर पति के उत्तराधिकारी होती थी। जो विवाह होता था वो परिवार के द्वारा तय किया जाता था, और तो जो विवाह के लिए जो आयु होती थी वो पुरुषों के लिए होती थी 28 से 30 वर्ष, और महिलाओं के लिए होती थी 16 से 23 वर्ष। जो उस समय का जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था, यानी वहाँ पर जितने भी निर्णय लिए जाते थे वो पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते थे। रोमन साम्राज्य में तलाक देना काफ़ी ज़्यादा ईजी था, और पारिवारिक दृष्टि से देखी जाए तो रोमन साम्राज्य जो महिलाओं की स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी। दयनीय मतलब अच्छी नहीं थी। जो पिता होते थे वो अपनी पत्नियों को मारा पीटा करते थे। तो आप देख सकते हैं इनकी स्थिति कितनी ज़्यादा दयनीय थी, अच्छी नहीं थी। पत्नी अपनी संपत्ति अपने पति को हस्तांतरित नहीं कर सकती थी। ये रोमन साम्राज्य में सिस्टम था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं रोमन साम्राज्य में संकट के काल को। तो मैंने आपको बता रखा है रोमन साम्राज्य है उसके जो काल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है पूर्ववर्ती काल, जिसे मैंने आपको बताया था कि पूर्ववर्ती काल। ठीक है, पूर्ववर्ती काल। तो पूर्ववर्ती काल में मैंने आपको क्या बताया था? तो पूर्ववर्ती काल में मैंने आपको बताया था पहली शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी तक का जो काल था उसे पूर्ववर्ती काल कहा जाता है, जिसे जो है शांति का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो सम्राट था वो आगस्टस था। उसके बाद आगस्टस के बाद जो है उसने अपने पुत्र को सम्राट बनाया था। ठीक है, तो उसके बाद से जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया था एक पूर्ववर्ती था और एक है परवर्ती। परवर्ती मतलब 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक का जो काल था उसे कहा जाता था परवर्ती काल। तो इसमें जो है रोमन साम्राज्य का विघटन हो जाता है। इसके बीच में ये 3वीं शताब्दी का जो काल आता है इसे ही कहा जाता है संकट का काल। क्यों कहा जाता है उसको आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्यों कहा जाता है इसे संकट का काल। तो पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी में जो शासन था वो अगस्टस के द्वारा चलाया जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्ण होता था। और उस समय का जो विस्तार था वो भी आर्थिक विस्तार और समृद्धि जो है काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी। लेकिन जैसी 3वीं शताब्दी आती है तो रोमन साम्राज्य को कई समस्याओं और तनावों का सामना करना पड़ता है। 225 में मैंने आपको बताया था ना कि जो कैस्पियन सागर के दक्षिण से लेकर पूर्वी तक जो अरब तक का इलाका था वो ईरानी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो ऐसे में जो ईरानी साम्राज्य थे उन्होंने धीरे धीरे जो है ईरान पे कब्जा किया, फिर ईरान से जो है आगे बढ़ते गए,
फिर ऐसा करते करते जो है वो रोमन साम्राज्य तक आ गए और उन्होंने जो है रोमन साम्राज्य पे कब्जा कर लिया। तो वो कैसे किया उसको जानते हैं। तो ये जो 225 ईसा पूर्व में जो है, और सॉरी ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। तो 225 में क्या हुआ, ईरान में एक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोगों ने अपने आप को ससानी कहा, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो इन ससानी लोगों ने केवल 15 वर्षों में ही जो है पूरे फरात नदी पर जो है इसने अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। फरात नदी जो कि मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया वाली सभ्यता की चैप्टर में। ये जो ससानी राजवंश के जो लोग थे, इनके जो राजा थे जिनका नाम था शाहपुर, उनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है 6,000 से भी ज्यादा रोमन सैनिकों को जो है मारा था। और इन्होंने जो है रोमन साम्राज्य पर कब्जा करके रोम की जो पूर्वी राजधानी है जिसका नाम है एंटियोक, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। किन्होंने, तो ससानियों ने। जो ससानी लोग थे उन्होंने जो है रोम पर बार बार आक्रमण किए। तो ऐसे में क्या हुआ, इसका परिणाम ये निकला कि जो रोमन साम्राज्य के जो भी लोग थे वो विवश हो गए अपने स्थान को छोड़ने के लिए। तो ऐसे में क्या हुआ, ये जो स्थिति थी काफी ज्यादा बिगड़ गई। इसलिए रोमन साम्राज्य में इस काल को कहा जाता है संकट का काल। तो 1 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हैगा, या 100% पूछा जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा कि रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार किस प्रकार होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि हर चीज के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इसके आर्थिक विस्तार के बारे में पढ़ते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य ये किस प्रकार बना, यानी इसकी कोई अर्थव्यवस्था भी तो होगी जिसके वजह से ये इतना बड़ा साम्राज्य बना। तो जो रोमन साम्राज्य था उसके जो बंदरगाह थे तो उसकी संख्या जो है काफी ज्यादा अधिक थी, ठीक है। यानी रोमन साम्राज्य में बंदरगाह और खदानें काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थी, जिससे जो रोमन साम्राज्य था उसकी जो आर्थिक आधारभूत जो ढांचा था वो काफी ज्यादा मजबूत था। यहाँ पर जो है असाधारण उर्वरक के क्षेत्र भी थे, ठीक है, और सुगठित वाणिज्य व्यवस्था और धन का जो है व्यापक जो है प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर पैसे यहाँ पर काफी ज्यादा प्रयोग किए जाते थे। गेहूं, अंगूरी, शराब, ठीक है, और जैतून का जो तेल होता है ये मुख्य व्यापारिक मदें थी, यानी कि ये जो है काफी ज्यादा फेमस चीजें थी जो कि काफी ज्यादा रोम में उसका उत्पादन भी होता था और थोड़ा यूज भी की जाती थी, जिनका जो है अधिक से अधिक उपयोग किया जाता था रोम साम्राज्य में। ये मुख्यतः स्पेन, उत्तरी अफ्रीका और मिस्र और इटली से आती थी, क्योंकि ये जो क्षेत्र थे जिनका नाम मैंने अभी बताया था, स्पेन, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और इटली, तो ये जो क्षेत्र थे ये इन सभी फसलों के लिए, यानी किसके लिए, तो ये गेहूं, अंगूरी, शराब और जैतून की फसलों के लिए काफी ज्यादा ये यहाँ पर अनुकूल दशाएं थी। तरल पदार्थों की ये आप इसे नोट कर लीजिए, छठा पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में पूछा जाता है कि तरल पदार्थों की ढुलाई कंटेनर में की जाती थी, जिन्हें जो है एम्फाल कहा जाता था, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि ये एम्फोरा क्या था, तो आप बता सकते हैं कि तरल पदार्थों की ढुलाई करने के लिए जिस कंटेनर में इसे रखा जाता था उसे कहा जाता, उस कंटेनर को कहा जाता था एम्फोरा। और स्पेन में जो जैतून का तेल निकालने के लिए जो है काफी मात्रा में उद्योग भी स्थापित किए गए थे। इसके अलावा बात की जाए तो जो रोमन साम्राज्य था इसके विस्तार के अन्य भी कारण थे। तो क्या था, जो रोमन साम्राज्य था उसमें जो जैतून का तेल था वो स्पेन से मंगाया जाता था, और जिस कंटेनर में मंगाया जाता था उसे कहा जाता था ड्रेसर 20। आयो आपको इसे भी याद रखना है। 1 नंबर में ये भी पूछा जाएगा कि ये ड्रेसर 20 क्या था। तो आप बता सकते हैं कि रोमन साम्राज्य में जैतून का जो तेल होता था वो स्पेन से मंगाया जाता था, और जिस कंटेनर में मंगाया जाता था उसे कहा जाता था ड्रेसर 20 कंटेनर। तो कैंपेनिया से जो है काफी बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब मिलती थी। इटली से जो है इन्हें गेहूं मिलता था, और गैलीली से जो है इन्हें गहन कृषि की जाती थी, गैलीली में, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा इसका आर्थिक विस्तार था, फिर इसका पतन क्यों हुआ। तो इसका पतन के बहुत से कारण होंगे। तो पहला कारण आएगा साम्राज्यवाद, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब अगस्टस के बाद जो भी शासक आया यानी उसके जो पुत्र है, तो उन्होंने जो है अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए जो है काफी ज्यादा दूसरे देशों पे आक्रमण किया। तो इन्होंने जो है साम्राज्यवाद की नीति अपनाई, जिसकी वजह से जो इनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ, इनके संसाधनों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ, और तो और इनके कारण इनके पास जो लोकतंत्र था उसकी भी समाप्ति हो गई। जो नगरों में जो लोग रहते थे वो आलसी बढ़ गए, ठीक है, वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया, और जो राजनीतिक संघर्ष भी यहाँ पर जारी था, जिसके कारण जो है भ्रष्टाचार जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था। ईसाई धर्म का जो है मैं अभी आपको बताऊंगा कि 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक का जो काल माना जाता है, इसमें जो है ईसाई धर्म का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार होता है, जिसके कारण जो रोमन साम्राज्य होता है उसकी जो शक्तियां होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, और सम्राटों की शक्ति कम हो जाती है। और जर्मनी ने जो बार बार रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो इससे भी जो है रोमन साम्राज्य का जो है कमी आई उसकी शक्ति में।
तो आप ये सब पॉइंट लिख सकते हो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा श्रमिकों पर नियंत्रण। आप जानते हैं दास प्रथा के बारे में। ये जो दास प्रथा थी ये जो है रोमन साम्राज्य में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। तो उसी के बारे में हमें जानना है कि रोमन साम्राज्य में किस प्रकार जो है दासों पर नियंत्रण रखा जाता था। तो ये भूमध्य सागर है जो कि उस समय जो है रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता था, यानी वहीं पर जो है सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। तो दासों का व्यापार था वो भी भूमध्य सागर के जरिए ही होता था। और जो भूमध्य सागर के अलावा जो तटवर्ती क्षेत्र थे वहां पर भी दास प्रथा काफी ज्यादा प्रचलित थी, बड़े पैमाने पर की जाती थी। और उस समय जो दास प्रथा थी उसमें दासों को पूंजी के निवेश के रूप में देखा जाता था। और जो अमीर लोग होते थे वो दासों के प्रति जो है क्रूरता का यानी बेकार व्यवहार रखते थे। और यही बात की जाए साधारण लोगों की, तो साधारण लोग जो है दासों के प्रति काफी ज्यादा हमदर्दी रखते थे। पहली शताब्दी थी, यानी आप जानते हैं कि पहली शताब्दी में अगस्टस का शासन काल था जिसे कहा जाता है शांति का काल। तो उस शांति के काल में जब शांति स्थापित हुई तो वहां पर जो है शांति स्थापित हो गई, यानी लड़ाई झगड़े काफी कम होंगे। तो ऐसे में जो दासों की जो पूर्ति थी उसमें कमी आने लगी थी। तो ऐसे में जो दास प्रजनन और जो वेतनभोगी मजदूर थे उनको काम कराया जाने लगा उनसे। ठीक है, और जो वेतनभोगी मजदूर होते थे ये काफी ज्यादा सस्ते होते थे और तो इन्हें आसानी से छोड़ा भी जा सकता था। यही बात की जाए गुलामों की, यानी जो दास होते थे उन्हें वर्ष भर भोजन दिया जाता था। ठीक है, उन्हें देना पड़ता था। और श्रम प्रबंधन जो है, यानी कि जो ये जो श्रमिक होते थे, ये जो दास होते थे, इनका मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाता था कि जो है इनको कामचोरी ना करे, इसके लिए जो इन पे खास नजर रखी जाती थी। और दासों को जो है समूह में बांटकर रखा जाता था और उन्हें जो है उनके काम दे दिए जाते थे। दासों भाग ना जाए इसके लिए जो है उनके पैरों में जंजीरें बांध दी जाती थी और ये भी काफी ज्यादा क्रूर व्यवहार का तरीका था। 398 में एक कानून बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि कामगारों को जो है दागा जाता था और ताकि जो है उन्हें पहचाना जा सके। तो ये था श्रमिकों पर नियंत्रण रोमन साम्राज्य में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा कि हाँ ये आएगा कि तीसरी शताब्दी में चली आ रही चांदी पर आधारित। अब आपको समझना आएगा कि जो उसकी जो मुद्रा थी रोमन साम्राज्य की उसके बारे में अब हमें जानना है कि जो तीसरी शताब्दी थी, ठीक है, जबकि जो कि संकट का काल थी, तो उस समय जो चांदी की जो चांदी आधारित जो प्रणाली थी वो अपनाई जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ जैसी तीसरी शताब्दी आती है, तो मैंने आपको बताया था तीसरी शताब्दी जो कि संकट का काल थी, तो उस समय क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि जो ससानी राजवंश के जो लोग होते हैं वो रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं, बार बार आक्रमण करते हैं। तो ऐसे ही जो है रोमन साम्राज्य के सामने बहुत सारी समस्याएं आके सामने खड़ी हो जाती है। तो इन्हीं समस्याओं में से एक समस्या और थी, वो क्या थी, वो थी मुद्रा। ये जो मौद्रिक प्रणाली थी, ठीक है, जो कि उस समय रोमन साम्राज्य में चांदी आधारित थी। तो उस समय जो तीसरी शताब्दी जब आई थी तो उस समय जो चांदी की जो कमी होने लगी थी, जो कि स्पेन की खदानों से ली जाती थी वो चांदी, और जब स्पेन की खदानों में चांदी मिलना बंद हो गई तो ऐसे में सरकार ने जो है चांदी की मुद्रा चलाना जो है बंद कर दिया और तो और चांदी जो है बची नहीं थी। तो ऐसे में क्या किया सरकार ने, क्या किया, सोने पर आधारित एक नए मुद्रा को चलाया। ठीक है, और जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन था उसने ईसाई धर्म को जो है राज्य के धर्म बना लिया था और 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है। आपको ये याद रखना है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है परवर्ती काल क्या होता है। तो परवर्ती जो पूरा काल है उसको दोबारा से समझा देता हूँ मैं आपको। तो रोमन साम्राज्य में जो अंतिम शताब्दी थी रोमन साम्राज्य की, यानी इसके बाद से जो है रोमन साम्राज्य का विघटन होना स्टार्ट हो जाता है, रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। और ये जो समय था ये चौथी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक के बीच का काल था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो डायक्लिशियन था ये भी जो है रोमन साम्राज्य का एक सम्राट था। तो इसके द्वारा कौन कौन से परिवर्तन किए गए रोमन साम्राज्य में, तो देखते हैं। तो सम्राट जो डायक्लिशियन था उसने ये देखा कि जो रोमन साम्राज्य है काफी ज्यादा बड़ा साम्राज्य है, तो इसको चलाना जो है काफी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था। तो ऐसे में जो डायक्लिशियन शासक था, सम्राट था, इसने क्या किया, इस बड़े आकार को जो है छोटा किया, यानी कि जो है इसने अपने साम्राज्य को छोटा बना लिया। तो आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि अपने साम्राज्य को छोटा किस सम्राट ने बनाया था, तो आप आंसर लिखोगे डायक्लिशियन ने। ठीक है, 100% पूछा जाएगा। और ये जो डायक्लिशियन था इसने अपने क्या क्या परिवर्तन किए, इसने जो है साम्राज्य की सीमाओं पर जो है किले बना दिए ताकि जो है आक्रमणकारी ज्यादा आक्रमण ना कर सके और जो है वो उन्हें दूर से ही उन्हें भगाया जा सके। और तो इनके द्वारा क्या परिवर्तन किए, इन्होंने जो है प्रांतों का पुनर्गठन किया, सैन्य के कार्य और असैन्य के कार्य क्या होंगे इनको निर्धारित किया और सेना को जो है इन्होंने मजबूत बनाया काफी ज्यादा।
और जो इन्होंने एक और मैं आपको बता दूं, ये जो सोलिडस, ठीक है, सोलिडस नामक जो इन्होंने सिक्का चलाया जो कि 4.5 ग्राम का था, जो कि सोने का, शुद्ध सोने का बना हुआ था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दिनारिया और सोलिडस क्या है। ये जो दिनारिया है, जो अब मैंने आपको बता रखा था कि रोम साम्राज्य में जो है रोम साम्राज्य में एक चांदी का सिक्का चलाया जाता था जो कि 4.5 ग्राम का होता था, ठीक है। और जो सोलिडस था वो क्या था, वो एक रोम में जब चांदी की कमी होने लगी तो ऐसे में सरकार ने जो है सोने के सिक्के चलाना स्टार्ट कर दिया। और उस समय जो शासन था वो किसका था, तो वो था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का, ठीक है। तो उनके शासन काल में जो है रोम साम्राज्य में, रोम में और सोलिडस नामक सिक्का चलाया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको जो है इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा, किस सम्राट ने अपने साम्राज्य का आकार छोटा किया। तो मैंने आपको बताया था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा। तो डायक्लिशियन ने जो है अपने साम्राज्य के आकार को छोटा कर लिया था। तो चीनी लोगों का वा चीन से क्या अभिप्राय था, तो इनका अभिप्राय था बृहद चीन यानी बड़ा चीन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा, किस सम्राट ने सीनेटर की सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी। तो वो था गैलिनस। तो गैलिनस ने जो है सेना पाबंदी लगा दी थी किस पे, सेनेटर के सेना में सेवा करने पर। सिकंदर यूनान के किस राज्य का जो है शासक था। तो मैं आपको बता दूं, तो सिकंदर था ये मकदूनिया का शासक था। और ईसाई धर्म जो है वो उसे राज्य के धर्म जो है कब बनाया गया, तो 4वीं शताब्दी में इसे राज्य के धर्म बना दिया गया। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा वो है आपका, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म की मान्यता किसने दी। तो वो कॉन्स्टेंटाइन ने दी। इन्होंने जो है इसे राज्य के धर्म बनाया। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें मैंने अभी आपको कराएंगे वो सभी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा सब्सक्राइब करके खुश रहेगा। तो अभी इस लाल कलर के बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को, ठीक है। ये आपका ही चैनल है तो सब्सक्राइब करना तो बनता हैगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।